Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss heat and mass transfer theory classes. देखिए ऑलरेडी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है और क्या क्या फंडामेंटल डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र के अंदर। और पार्ट 2 में हमने फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन को समझा था। तो उसी लेक्चर सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में और ये कैसे डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर के साथ, और बहुत सारे जितने भी मटीरियल्स हैं और जितने भी हमारे जो लाइक सॉलिड्स हैं, गैसेज हैं, और इन पर कैसे डिपेंड करता है ये मासेस पर, और कैसे कैसे इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, और कौन से न्यूमेरिकल्स हमारे जब हम बात करते हैं टेम्परेचर के साथ ये चेंज करता है तो कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन की, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ जो हीट ट्रांसफर होता है वो पर यूनिट एरिया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया था। वेयर एच जो हमारा बता रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट वो बता रहा है स्पेस को, और हम मान के चलते हैं स्पेस ये हमारे है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और हमने ये एज्यूम किया था कि ये जो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा यूनिडायरेक्शनल है। दैट मीन्स हमारा वाई और जेड में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो हम डी टी अपॉन डी एच को डी टी बाई डी एक्स की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते थे। तो हमारा हो के निकलता था हमारा फूरियर्स लॉ Q बाई ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है हमारा के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया था, वो हमने माना था कि जो हमारा जो स्लोप है वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है, और जो हीट ट्रांसफ़र हमेशा हायर टेम्परेचर T1 टू लोअर टेम्परेचर T2 होगा, ठीक है। इतना हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर K था हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इसको कई बार हम थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हम क्या है, हम जब एज्यूम करते हैं, जो कुछ एजम्पशन हमने मानी थी, जो हमारी जो बॉडी थी जिसको हम एनालिसिस के दौरान मान के चलते हैं कि हमारा जो बॉडी है, जो स्लैब है, वो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, और बॉडी आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। और वाई और जेड डायरेक्शन, दैट मीन्स दोनों डायरेक्शन में कोई भी हमारा ट्रांसफ़र हीट नहीं होगा, वो हमारा थिकनेस वाइज होगा, ठीक है। तो कुछ हमने एजम्पशंस को भी माना था। तो अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिटेल में। एक्चुअल में थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, इसकी यूनिट्स क्या है, कैसे ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच टेल अस अबाउट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड हाउ अलाउ हीट कंडक्ट थ्रू इट, ठीक है। बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी के बताता है किसी भी मटेरियल की कि अपने में से कितनी आसानी से हीट को फ्लो करने दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें एयर की, तो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और बात करें अगर सॉलिड्स की, जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये सॉलिड्स में भी कंडक्टिव जो कंडक्शन होता है, और लिक्विड्स में भी होता है और गैसेज में भी होता है। और दोनों में और तीनों में क्या होती हैं, अपने अपने रीजंस होते हैं, अपने अपने मैकेनिज्म होते हैं। जैसे मेटल्स में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे गवर्न करते हैं इस प्रोसेस को, कंडक्टिविटी को। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो वहाँ पर हो जाता है क्या, जो हमारे जो लेटिस वाइब्रेशन है उसकी वजह से हमारा कंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। तो बात करते हैं सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट के बारे में। देखिए जो हमारा फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन फार्मूला होता है वो बताता है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था। और अगर हमको इसको यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम देखिए यूनिट हम सबको कैलकुलेट करने के लिए हम सबकी फंडामेंटल जितनी भी ऐसा यूनिट्स हैं उनको पुट करना है। जैसे हीट को हम लिखते हैं वाट्स में, ठीक है। के का यूनिट हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमारा माइनस साइन को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। के का हमें कैलकुलेट करना है हमें यूनिट, एरिया का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का जो हम यूनिट लेते हैं वो डिग्री सेल्सियस में लेते हैं मान लो। और डी एक्स इज द लेंथ है एक तरीके से, थिकनेस है हमारी बॉडी की, जैसे मैंने डिस्कस किया था। ये हमारी जो थिकनेस ऑफ बॉडी है, और ये हमारी उसकी बॉडी की विड्थ है, या बी से डिनोट करी है मैंने। और ये हमारी क्या है, आपकी हाइट है, कैपिटल एच है। और एरिया ऑफ हमारा जो लेते थे नॉर्मल था, जो हीट ट्रांसफ़र एरिया जो हमारा नॉर्मल था जो हमारे सरफेस के, वो हमारा लेते थे एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच, ठीक है। और क्यू बताता है हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट, जो हम करते थे किलो जूल पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड में, जिसको आप वाट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने डिस्कस किया था आपके फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो वो बेसिकली क्या है, इससे कनेक्टेड है। तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो पहले आप उसको देखिए, तब आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। तो बात करते हैं यूनिट की, तो मीटर से हमारा 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वह 1 मीटर रह जाएगा। तो आपका जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट आएगा वो आएगा वाट पर मीटर
पर केल्विन, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप वाट अपॉन मीटर पर केल्विन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है। ये हमारा डिग्री सेल्सियस, अगर हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस में तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, या फिर आप वाट पर मीटर पर केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, ये है टेम्परेचर के लिए केल्विन स्केल में, ठीक है। बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला की। देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वो हमारी यूनिट से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है आपका वाट पर मीटर पर केल्विन, और वाट क्या है, एक तरीके से हमारी एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं इन टर्म ऑफ जूल पर सेकंड भी बोलते हैं वाट को, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, वाट को हम लिख देते हैं जूल पर सेकंड इंटू 1 ये हो जाएगा आपका ये मीटर इंटू 1/केल्विन, और टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं डायमेंशन यूनिट्स में थीटा के फॉर्म में, ठीक है। और जूल क्या है हमारा, जूल हमारा बेसिकली होता है वर्क को भी हम जूल, एक एनर्जी है, जूल को अगर हम बात करें वर्क का ऐसा यूनिट भी जूल होता है, जो कि होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m1L1T-2, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L पावर, एक लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स L1, तो आपका यूनिट हो जाएगा वर्क का m1L2T-2, और ये हमारे हर स्पेसिफिक जितनी भी एनर्जीज होती हैं सबके लिए हमारा सेम हो जाएगा। लाइक वर्क के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये सारे क्या हैं एक तरीके के फॉर्म है, और बस जस्ट हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट डायमेंशन फार्मूला सबके लिए सेम रहता है, ठीक है। तो वर्क के, तो हम जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वर्क का डायमेंशन फार्मूला, बिकॉज ये भी एक तरीके की क्या है एनर्जी है, और यहाँ पे हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा वर्क का m1L2T-2 डिवाइड बाय सेकंड, दैट मीन्स टाइम, ठीक है। ये 1/मीटर जो लेंथ है, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा L, ठीक है, और 1/थीटा। तो L से आपका एक L कैंसिल हो जाएगा, ये +1 है तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला m1L1T-3 थीटा पावर -1। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द डायमेंशन यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट्स, और उसके अगर हम बात करें डायमेंशन फार्मूला की बात हुई। अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर मटेरियल की। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिल्वर इज़ 410 वाट पर मीटर केल्विन। तो ये कुछ थर्मल कंडक्टिविटी हैं जो आपको याद रखनी है, लाइक सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, मरकरी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। वाटर के लिए 0.56 वाट पर मीटर केल्विन ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ हमारी ये एक पर्टिकुलर वैल्यू, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। मेटल में हमारे कोई भी लाइक एल्युमिनियम है, आयरन है, और आपके जितने भी मेटल्स हैं सारे हमारे, उनकी ग्रेटर होगी हमारे नॉन मेटल से, ठीक है। और नॉन मेटल्स की ग्रेटर देन होगी हमारे लिक्विड से, और ग्रेटर देन होगी वो आपकी गैस से, ठीक है। तो सबसे कम हमारी गैस की होगी, उसके बाद लिक्विड, देन उसके बाद होगी सॉलिड्स, और सॉलिड्स में भी मेटल्स की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं प्योर मेटल। देखिए अगर प्योर मेटल की बात करें तो कॉपर की ज़्यादा होगी उसकी जितने भी अलॉयज़ हैं उससे। फॉर एग्जांपल कॉपर की ज़्यादा है ब्रास से, ठीक है। तो ब्रास क्या एक तरीके से अलॉय है, कॉपर क्या है प्योर मेटल है। तो प्योर मेटल की कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उसकी जितनी भी उसकी अलॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए आयरन है और स्टील है। स्टील क्या है, एक अलॉय है जिसमें आयरन के साथ बाकी कुछ एडिटिव ऐड करे जाते हैं। तो ये हमारा आयरन क्या है, प्योर मेटल है। तो आयरन एग्जांपल ऑफ मेटल, और स्टील हो जाएगा आपका एक अलॉय। तो दैट मीन्स मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉयज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन केस ऑफ नॉन मेटल टू इंक्रीमेंट विद द लेटेस्ट वाइब्रेशन। देखिए अगर बात करें मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स के लिए हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हमारी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू जैसे जैसे राइज करेगी तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और बात करते हैं आपकी नॉन मेटल की। अगर नॉन मेटल के लिए क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू हमारी जैसे जैसे राइज करेगी वैसे वैसे थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, हम राइज करते हैं जब हीट से आपके हीट के कांटेक्ट में लाते हैं किसी भी नॉन मेटल को, तो लेटिस का जो वाइब्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और आपकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वेयर टेम्परेचर विल राइज एंड द थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो विल बी राइज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने ये बताया, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स के केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उसका रीजन है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
बात करते हैं आपके लिए गैसेस के केस में। देखिए गैसेस में क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ द जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इज 3RT डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे आपकी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी दैट मीन्स आपका कॉलिजन उतना ज़्यादा होगा उसके एटम्स में, और जैसे जैसे कॉलिजन ज़्यादा होगा वैसे वैसे हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। दैट मीन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, रेट आप याद नहीं रखना, बेसिकली आप याद रखना कि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेंगे हम वैसे वैसे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो आपको एक कर्व याद रखनी है। देखिए अब बात करते हैं मास के फॉर्म में। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं VRMS जो आपकी वेलोसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारी क्या है, मॉलिक्यूलर मास है जो। ठीक है, तो जितनी हल्की गैस होगी उतनी ही उसकी जो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और मोर विद द वेलोसिटी मोर विद द कॉलिजन एंड मोर विद द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है। हाइड्रोजन का जो गैस है मान लो उसका जो मास है 2 है, हीलियम 4, नाइट्रोजन एंड एयर 29, ऑक्सीजन, तो इनकी सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी देखिए सबसे ज़्यादा किसकी यहाँ ग्राफ में है, दैट इज हीलियम, देन उसके बाद नाइट्रोजन, देन एयर। ठीक है, तो क्या है, जिसकी जिसका जितना मास हमारी जितना हल्का है उतनी ही थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा है। ठीक है, और जिसका जितना मास हमारा क्या है भारी होता जा रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, हमारी कम हो जाती है। देखिए ये हीलियम की है, ये नाइट्रोजन की है और ये हमारी एयर की है। ठीक है, और वैसे आपको याद रखना है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर बहुत कम होती है, इसको इसीलिए हम क्या है एक तरीके से एज अ इंसुलेटर भी हम बोल सकते हैं हीटिंग के लिए, क्योंकि जहाँ पर एयर ट्रैप होती है वहाँ पे हमारी क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है काफ़ी। और जैसा कि हमने फोरियर लॉ में डिस्कस किया था, जो हमारा होता है Q इज इक्वल टू KA/DT/dx, और इससे हम देख सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर ड्रॉप के। जितना कम थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना ही ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इन द केस ऑफ लिक्विड द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सेप्ट वाटर। देखिए वाटर के लिए थोड़ा सा हमारा डिफरेंट केस होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी। गैसेस के लिए टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। बट क्या बात करें अगर पानी के केस में, ठीक है, पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, पानी में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी आपको जैसे पता होगा जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो इसका कर्व होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर का कर्व बनाएं तो हमारा क्या होगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब ये मैक्सिमम क्यों होती है, जैसे जैसे हमारा और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर राइज करते हैं धीरे धीरे क्या होता है, वॉल्यूम इसका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू शो करता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम की, तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, वाटर में ये सिचुएशन होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखिए पानी के लिए क्या होगा, जो जैसे जैसे टेम्परेचर को हम राइज करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग द लिक्विड ऑफ वैल्यू द K विल बी हाईएस्ट ड्यू टू द इजीली एक्सपेंडेबल एंड द लो वेपर प्रेशर। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, वाटर के केस में क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ें अलग होंगी, वो चीज़ हमारी थोड़ी डिफरेंट होगी बाकी केसेस के लिए। ठीक है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी और बाकी के लिए जितने भी मैंने रिलेशन अभी आपको बताए हैं कि वो नॉर्मली वही सिचुएशन फॉलो करेंगे कि मेटल्स के लिए हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नॉन मेटल के लिए क्या है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डिपेंडेंसी हुई। अब बात करते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ K इज़ वेरी हाई ड्यू टू द परफेक्ट लैटिस अरेंजमेंट। ठीक है, अब डायमंड के लिए बात करें, देखिए डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के लिए मैंने क्या बोला था कि थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट यहाँ पे क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स के केस में थोड़ा सा हम डिफरेंट बात करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे लेटिस वाइब्रेशन क्या होता है, डोमिनेंट कर जाता है। ठीक है, डायमंड के केस में लेटिस वाइब्रेशन डोमिनेंट होगा और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन मेटल्स होते हैं लाइक एल्युमिनियम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमारी डायमंड की जो कंडक्टिविटी होती है वो ग्रेटर होती है एल्युमिनियम से, विच इज़ 2300 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो आपके अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि डायमंड है, एल्युमिनियम है, और आपके बाकी 2 ऑप्शन है उसमें पूछते हैं कि किसका आपकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आपको ध्यान रखना है, देखिए डायमंड क्या है, एक तरीके से नॉन मेटल है, बट थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की ज़्यादा है एल्युमिनियम से ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन डोमिनेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो लेटिस के वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स, तो इसीलिए हमारी जो डायमंड की वो है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन द
मेटल रिस्पेक्टिव मेटल्स हैं लाइक, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट मैंने इसीलिए लिखी है, द थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई ड्यू टू द परफेक्ट लैटिस अरेंजमेंट ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की कुछ डिपेंडेंसी हैं। अब बात करते हैं, अगर थर्मल कंडक्टिविटी हमारी डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे, ठीक है, तो अगर इन केस ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है, तो हम जो जो आपका फोरियर्स लॉ ऑफ इक्वेशन है वो आपके बताती है Q इज इक्वल टू KM A dt बाय dx, ठीक है। तो वेयर KM बताता है आपका मीन थर्मल कंडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला होता है K0 1 प्लस बीटा टी, ठीक है, 1 प्लस बीटा टी, या फिर इसको कई बार हम बोल लेते हैं KM इज इक्वल टू K0 1 प्लस बीटा टी, कई बार कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। K0 वहाँ पे बताता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बता रहा है। बीटा बता रहा है आपका स्लोप ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कितना है, ठीक है। अगर हम बात करें स्लैब की, ठीक है, ये हमारा कोई स्लैब है, तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर लीनियर केस में हम बात करें, बीटा की वैल्यू 0 है तो आपकी लीनियर केस आता है, ठीक है। बट बीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो कर्व आपकी थोड़ी सी क्या होगी, स्लोप में जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बता रहा है इफ़ बीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इफ बीटा इज लेस देन 0, ठीक है। T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज द आउटर टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वॉल, ठीक है। तो ये हमारा ये जो इक्वेशन है ये हमारी यूज़ होती है फिर जब अगर हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के साथ, वो हमारी वेरी कर रही है, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ से हमारी मीन थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन और आपकी जो भी आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ हमारी डिपेंडेंसी इक्वेशंस हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस होते हैं लाइक थर्मल कंडक्टिविटी में फॉर क्रिस्टलाइन एंड नॉन मेटेलिक सॉलिड सच एज डायमंड बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। लाइक हमारे जो डायमंड है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, डायमंड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन होती है, ठीक है, और ये हमारी डोमिनेंस कर जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा। तो इनकी हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है जो नॉर्मली मेटल्स हैं लाइक एल्युमिनियम है, आयरन है, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा है। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो हमारी डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपकी कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम इन सबसे ज़्यादा है, और उसकी कई बार वैल्यू पूछ लेते हैं, वो है आपकी 2300, यानी कि आपकी 2300 वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। हाईएस्ट है, अगर लोएस्ट आपको पूछना है तो लोएस्ट होती है आपकी फ्रीऑन 12 की, वो होती है 0.0083 वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। ये आपकी लोएस्ट है और डायमंड की आपकी हाईएस्ट है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, एसएससी, जेईई और इंजीनियरिंग सर्विस में भी आया हुआ है कि डायमंड की और सबके वैल्यू दे देंगे उसमें, और सबकी वैल्यूज़ के साथ साथ डायमंड को दे देंगे, तो मैच द फॉलोइंग आ जाता है क्वेश्चन। कई बार पूछ लेते हैं कि डायमंड की ज़्यादा क्यों है, तो हम आपको पता होना चाहिए वो आपकी लेटिस वाइब्रेशन होती है जो कि एक्सीड कर जाती है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन जो आपकी होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक डिपेंडेंसी है जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर और आपकी ऑन द बेसिस ऑफ अगर वेरिएबल बोलें डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, और उसके बाद हम थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी और बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हमने जितने भी इंजीनियरिंग सर्विस और प्रीवियस ईयर की सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो उसके लिए मैंने जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें स्टार्ट करेंगे हम कन्वेक्शन टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।